नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीआरडीओ सेप्टेम 10 एडमिन एंड अलाइन की एग्जाम होने हैं। किसी भी पोस्ट की, फायरमैन हो या आपकी कोई भी पोस्ट हो, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न पर यानी कि हूबहू एग्जाम जैसा एक हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं 75 प्रश्नों का। और ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम पर आधारित रहेगा। एग्जाम पर आधारित का मतलब है कि उसमें आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके 75 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, वैसे ही 75 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैंने थोड़ा सा आपको इस पर हटकर वीडियो प्रोवाइड करवाने का सोचा है। यानी कि आपके जो 75 क्वेश्चन आएंगे उनमें 20 जनरल अवेयरनेस के, 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के होंगे और 15 इंग्लिश के होंगे। तो मैं चारों पार्ट को अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा ताकि मेरा भी टाइम मैनेजमेंट हो जाए और क्लास भी आपको शॉर्ट में मिले। यानी कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से पूरे 75 क्वेश्चन को एक साथ न करवाकर मैं अलग अलग पार्ट में अपलोड कराऊंगा। आज की इस पार्ट में हम 20 जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार जितने भी एग्जाम हुए हैं आईटीआई आधारित या 10th लेवल के बेस पर, उनमें पूछे गए प्रश्न आपके सामने हैं। साथ में एसटीए बी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी है, टेक्नीशियन ए में पूछे गए थे वो भी है। यानी कि सर्वाधिक रिपीट क्वेश्चन या अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस वीडियो में रहने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। लाइक जरूर करें यदि क्लास पसंद आए तो। और कोई आपका फ्रेंड है जो किसी चैनल की या किसी वीडियो की तलाश कर रहा है तैयारी के लिए, तो आप इस चैनल को उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिए कि इस चैनल पर स्टडी मटेरियल पड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये हमारी पीडीएफ है जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 250 नहीं है, 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आप इसमें डाउनलोड कर दीजिए। आपके लिए इंपोर्टेंट सिलेबस पर बनाई गई है डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और संविधान से ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आप एग्जाम में छपा हुआ मानकर ही चलिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा, उनमें से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस वीडियो से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। एग्जाम के बाद भी इस क्लास को जरूर देख लीजिए। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई? तो अब आपको ये याद कर लेना है। तो मैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था पहले तो आपको ये बात ध्यान करनी है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर? तो वो भी याद कर लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें अनुच्छेद 51 में, यानी कि अनुच्छेद 51A में 10वां मौलिक कर्तव्य या 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो आप पूछेंगे अब कितने हैं? तो अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो वो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। दो क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर आपके पूछे जाते हैं वो प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 40 कहता है कि ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 61वां जो संविधान संशोधन है उसमें वोट डालने की उम्र को 18 से 21 से 18 वर्ष किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कि जीएसटी कब लागू किया गया? और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में छपता है। जीएसटी से संबंधित प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1 जुलाई 2017, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, नन ऑफ दीज। तो जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन जो भी है वो मैं इस पार्ट में करवा देता हूँ। पहले भी मैंने करवा रखे हैं। इसका पूरा नाम पूछ ले तो आपको लिखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि इसका मतलब क्या होता है? वस्तु और सेवा कर। हिंदी में भी ऑप्शन मिल सकता है वस्तु और सेवा कर। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो विजय केलकर समिति आपको याद रखनी है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो भी नोट कर दीजिए। जीएसटी आपके 101वां
संविधान संशोधन है, यानी कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी है, 2017 को लागू हुआ। किस सूची का विषय, यानी कि 3 सूचियां होती है, समवर्ती, राज्य सूची और असंघ सूची। तो किस सूची का विषय है, तो आपको ध्यान रखना है ये समवर्ती सूची का विषय है। इतना भी आपको नोट कर लेना है। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाइए। और किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो यदि जीएसटी ऑप्शन में हो तो आपको उसी की तरफ जाना है, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए है, मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य बने थे, तो पहला राज्य कौन सा बना। तो आपको पहले तो ध्यान रखना है, 8वां संविधान संशोधन, 7th संविधान संशोधन कहता है 1965 का है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां संविधान संशोधन 1956 का है ना, सॉरी 1956 नोट कर लीजिए आप, 65 लिख दिया गया, 56 1956 का है। और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। भाषाई आधार पर पहला राज्य आपके बनाया गया था आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश बना था 1953 को। भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तेलंगाना कब राज्य बना, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो 2 जून 2014 की बात है, नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना 2014। पीडीएफ पढ़ेंगे तो ये बातें समझ नहीं आएगी क्या लिखा हुआ है, जो वीडियो में मैं बता रहा हूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि किसका मतलब क्या लिख रहा हूं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। ये 3-4 बातें ही आपके एग्जाम में छप सकती है, तो जरूर इनको भी ध्यान रख लीजिए। अब देखिए नया क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन कहां पर हुआ। मिलन 2022 कहां हुआ, तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम में मिलन 2022 का, यानी कि मिलन 2022 का इसका अभ्यास संपन्न किया गया या फिर आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। ये क्वेश्चन सीधा छप सकता है, इसलिए आपको इसका आंसर ध्यान रखना है। मिलन 2022 का यहाँ अभ्यास आपके संपन्न कराया गया था विशाखापट्टनम में। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सीधा डायरेक्ट याद कर लीजिए इसका। आगे है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपता है। लेकिन पहले इसका आंसर होता था सुमन बेरी, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं पहले आपको एक साथ बताऊंगा। देखिए पहले तो नीति आयोग किसकी जगह आया है, या नीति आयोग ने किसकी जगह ली है, तो इसका आंसर होता है योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2 मार्च 1950, आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग की जगह अब नया आयोग कौन सा आया है, नीति आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग आपको ध्यान रखना है। फिर आपको याद रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके खुद अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि अभी अब हमारे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, अध्यक्ष का तो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, सबको याद है। तो अब पूछता है उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष के बारे में मैं 2 बातें बोल रहा हूँ, आपको याद कर लेनी है। यदि आप पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। पहले इसके उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी, और अभी भी सुमन बेरी है। तो उपाध्यक्ष के बारे में आपको यही ध्यान रखना है। सीईओ कौन है, ये एसटीएबी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सीईओ नीति आयोग का कौन है, तो पहले तो थे परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर आपको याद रखना है, परमेश्वर अय्यर। लेकिन अब इसके सीईओ बदल दिए हैं, और वर्तमान सीईओ मैं लिख रहा हूं, वर्तमान इसके सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो बीवीआर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ है। और लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष हम कर देंगे सुमन बेरी है, आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी कौन है, अभी राजीव गांधी आप सभी कमेंट करके बताइए कौन है, जिसको नहीं पता वो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, राजीव गांधी कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त है, मैं आपको आंसर बता ही देता हूं, आप कहां वीडियो को सर्च करते फिरोगे, एग्जाम में यदि आ गया तो जल्दी से सही कर दीजिए। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, बजट से संबंधित क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर छपेगा। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 5वां बजट है जो निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया था। अभी 2023-24 का बजट था, और 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। 5वां बजट था जो निर्मला सीतारमन ने पेश किया था, वित्त मंत्री है हमारी।
और अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1949 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था षणमुखम शेट्टी द्वारा। उस टाइम देश स्वतंत्र हो गया था, इसलिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, ये ज्यादा आता है, तो षणमुखम शेट्टी। जॉन मेथोई कौन है, तो 1950 में इनके टाइम में बजट पेश हुआ था जॉन मेथोई द्वारा। वो बजट था हमारा गणतंत्र भारत का पहला बजट। 1950 में हमारे संविधान लागू हो गया था गणतंत्र। तो आपको पता है 1950 को जॉन मेथोई के समय पहली बार, या जॉन मेथोई के समय पहली बार आपके गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था। अमृतकाल का ये पहला बजट कौन सा है, तो 2023-24 का जो बजट है, यानी कि वर्तमान बजट, ये अमृतकाल का पहला बजट है। और निर्मला सीतारमन द्वारा 5वीं बार बजट पेश किया गया है। सर्वाधिक बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था, जो कि सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। मैं अलग पेन से कर देता हूं ताकि कोई पीडीएफ पढ़े उसे भी समझ आ जाए। मोरारजी देसाई के समय उन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया था, जो कि 10 बार है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। पीएम गति शक्ति के कितने इंजन है, या गति शक्ति के कितने इंजन है, ये क्वेश्चन आता है। तो 7 गति शक्ति के इंजन है, आपको याद रख लेना है। परिवहन, यातायात, ये संबंधित जो भी इंजन है वो 7 इंजन है, आपसे पूछा जाता है। इतने बजट से संबंधित क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, हर एग्जाम में छप जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, और इससे संबंधित और क्वेश्चन भी मैंने पहले करवा रखे हैं, आप उन्हें जरूर देख लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। अब देखिए नया क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए गए हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अमेरिका की जब बात आती है तो आपको ध्यान होना चाहिए हमने अमेरिका से क्या लिया है। अमेरिका से हमने ले रखा है मौलिक अधिकार। अमेरिका ऐसे और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। याद करने का तरीका है ए। फिर अमेरिका से एक और चीज ली है, वो है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी, ये डी लिखा है मैंने, ध्यान रख दीजिए। उसके बाद रूस से क्या लिए हैं, तो रूस से भी आपको पता होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका से आपने क्या लिए हैं, तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप इसका आंसर आपको पता चल गया है। अब राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर पहले तो नोट कर लीजिए, आपके वाल्मीकि जो है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि दुधवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा कहाँ है, कान्हा पन्ना, ये जो भी है ये मध्य प्रदेश में है, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। कान्हा पन्ना और कुन्नो, कुन्नो अभी चर्चा में रहा था, आप सभी को याद है, किस लिए चर्चा में है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। उत्तराखंड में क्या है, तो उत्तराखंड में जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिम कार्बेट, और जिम कार्बेट का अभी नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिम कार्बेट, रामगंगा, और आपको पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। वर्तमान नाम इसका है रामगंगा, और एग्जाम में रामगंगा नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। क्वाड यानी कि 4 देशों का समूह, जिसमें 4 देश शामिल होते हैं, उन्हें कहते हैं क्वाड। कौन सा देश है जो शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एसटीएबी के एग्जाम में आया था, G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसके लिए मैंने वीडियो में बता रखा है, आप वहां से देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल है, जाकर उसे जरूर देखिए। तो क्वाड में देशों के नाम याद कर लीजिए। इसमें है आपके 4 देश, जिसमें पहला है भारत, फिर है आपके यूएसए यानी कि अमेरिका, जापान, और चौथा आपके देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश शामिल है। ये मैंने नाम लिखे उन देशों के जो शामिल है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है चीन। इस क्वाड के समूह में चीन देश को शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। G7 वाला मैंने पहले से आपको बता रखा है, आप वहां से जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र
बोस आपको याद है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है, ऐसे अप्रैल यानी कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या होता है, तो वो पूछा जाता है आपके विज्ञान दिवस। और अभी अभी विज्ञान दिवस गया है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और 8 मार्च वाला डे यानी कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी अभी अभी हुआ है सेलिब्रेट, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जरूर इसे याद कर लीजिए। तो इसका आंसर आपके रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। आपको आंसर एक ही करना है। के सिवान पहले थे, सतीश रेड्डी आपकी डीआरडीओ के पहले थे, यानी कि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में जो है उससे पहले के थे। समीर कामत अभी आपके डीआरडीओ की वर्तमान अध्यक्ष है, तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो समीर कामत आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ है जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ इसका आंसर होगा। अब देखिए डीआरडीओ एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कुछ जानकारी मेरी तरफ से नोट कर लीजिए, एग्जाम में यही आपके लिए निर्णायक साबित होने वाली है। कौन कौन सी? डीआरडीओ की फुल फॉर्म, हालांकि मैंने ये करवा रखे हैं, आप वहां से देखते नहीं है, अलग बात है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको इसकी स्थापना पूछी जाती है, मैंने करवा रखी, आप वहां से देखिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, और इसकी एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है, आप उसे देखिए। तो ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? हमारी डीआरडीओ पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको ये सारी जानकारी एक साथ मिलेगी, जरूर देख लीजिए। डीआरडीओ की हर शिफ्ट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया है, आपके भी आ सकता है, तो जरूर उसे देख लीजिए। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 72 आपको सभी को याद है, क्षमादान। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए क्षमा दे सकता है, या फिर क्षमा का दान कर सकता है। यदि किसी ने बड़े से बड़ा कोई अपराध कर रखा है, तो राष्ट्रपति उसे क्षमा करने की एक अधिकार रखता है, या फिर एक शक्ति रखता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, तो 57 नहीं याद रखना, आपको याद रखना है 61। 61 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन एक के एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 61 कहता है कि आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के महाभियोग का आर्टिकल कौन सा है? 61 है। 52वां क्या कहता है आपके? 52वां आपके कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 भी याद कर लीजिए, यह है छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 17 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था एसटीए के एग्जाम में, इसलिए इसे याद कर लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है बंगलुरु शहर में स्थापित की गई है। किसके द्वारा, तो इसका उद्घाटन खुद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगलुरु शहर के संस्थापक नादप्रभ केम्पगौड़ा, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नादप्रभ केम्पगौड़ा की प्रतिमा है, नादप्रभ केम्पगौड़ा की प्रतिमा स्थापित की गई है, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी में बंगलुरु शहर में स्थापित है। इसका आपकी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। इसके जो निर्माता है वही आपके गुजरात की जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसके निर्माता और इसके निर्माता यानी कि बनाने वाले कारीगर सेम है, और नाम है उसका राम सुतार। सुतार नहीं है, सुतार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी हाइट कितनी है, तो 108 फीट इसकी हाइट है, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका दर्ज किया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमन हैं, जिन्होंने 5वीं बार अभी बजट पेश किया है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये आप कमेंट में भी जरूर बताइए अनुराग ठाकुर के बारे में, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने खेलते हैं। खेल और युवा मंत्रालय आपके अनुराग ठाकुर के पास है, ये भी आप बातें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर याद कर लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था का नंबर। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके एग्जाम में DRDO सेप्टम 10 के STAB के एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि लर्निंग प्लेटफॉर्म में फर्स्ट नंबर कौन है, तो ऐसा आ सकता है कि पहली अर्थव्यवस्था किस देश की है। डिफेंस बजट में भारत का स्थान पूछा गया था, तो जरूर पढ़ लीजिए। मैं पहले आपको बता देता हूँ, फर्स्ट स्थान पर है USA की अर्थव्यवस्था, पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पर आपके चाइना की अर्थव्यवस्था है, तो आपको याद कर लेना है चीन की अर्थव्यवस्था सेकंड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर कौन सी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है जापान की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर किसकी है, तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और पांचवें स्थान पर किसकी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और एक क्वेश्चन और आता है कि किसे पछाड़कर या किसे पीछे छोड़कर पांचवी बड़ी है, तो छठी अर्थव्यवस्था आपकी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था है, छठी व्यवस्था, यानी कि भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है और पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। बढ़ते हैं नई क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किरण देसाई को किस पुस्तक के लिए बुकर अवार्ड दिया गया। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाइट टाइगर की कौन है लेखक? अरविंद अडिगा, याद कर लीजिए अरविंद अडिगा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है, सबको याद है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपकी अरुंधति रॉय की पुस्तक है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप इस क्वेश्चन का जरूर मिलान कर लीजिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अब मुझे याद आ चुका है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये आपकी क्वेश्चन पूछी जाती है अरुंधति रॉय की है, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। किरण देसाई की पुस्तक ऑप्शन नंबर सी वाली है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये वाली पुस्तक है किरण देसाई की, जिसको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जरूर पढ़ लीजिए और एक बार इंटरनेट से मिलान कर लीजिए। आई होप आप ये सब कर लेंगे। पूना पैक्ट कब हुआ, तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट 1925 का, कानपुर अधिवेशन, तो मैं आपको बता देता हूँ 1925 में क्या हुआ था। कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप बताएंगे, सरोजनी नायडू ने। 1760 में क्या हुआ था, इस समय आपकी वांडीवास का युद्ध हुआ था, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वांडीवास का युद्ध 1760 में। और वो वाली युद्ध भी आप जरूर बता दीजिए कि पलासी युद्ध कब हुआ, बक्सर युद्ध कब हुआ 1764, और तो जरूर बताइए। 1931 में क्या हुआ, तो 5 मार्च 1931, पूरी डेट याद कर लीजिए, 5 मार्च 1931, एग्जाम में पूरी मिल सकती है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931, अभी मार्च चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी 5 मार्च के बाद, समझौते के बाद। 1932 को आपके पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, गांधी जी और BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। यरवदा जेल पुणे में किया गया था, तो 1932 आंसर है इसका। आप इसे जरूर पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नई क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी देर से क्लास लगा रहा हूँ, तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बुक आपको दे रखी है PDF की लिंक, उसे भी डाउनलोड जरूर करें। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 32 आपकी संविधान की आत्मा कहलाता है। इसे कब कहा गया, यानी कि किसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में एक चीज मिली थी जो इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। अनुच्छेद 17 है आपकी छुआछूत का अंत। और आपकी 19 अनुच्छेद 72 है चाहे राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, तो ये भी जरूर याद कर लीजिए, पूछा जाता है। आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन दे रखा है आपको, हो गई क्या, 20 क्वेश्चन हो गए है ना। हाँ, तो 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। PDF आपको मिल जाएगी, यानी कि ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और ये PDF आप लिंक से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इतनी मेहनत की है,
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर करें। पहले पार्ट में हमने जनरल अवेयरनेस का जो निचोड़ है आपके सामने रख दिया है 20 प्रश्नों का। अब दूसरा पार्ट आएगा जिसमें रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे और इंग्लिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर की रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, शेयर जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवाने में नंबर 1 चैनल बन चुके हैं हम। तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।